जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना मोहम्मद अरशद साहब, अजहर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या इस प्रोग्राम के अंदर राना अरशद साहब और कादर खान मंदुखेल साहब की गुफ्तगू हो, इससे ये अखज़ करना बड़ा आसान है कि ये लोग वाक़तन डायलॉग करना नहीं चाहते। आप लोग सिर्फ एक अपेरेंटली पब्लिक को जो है वो दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग डायलॉग की बात कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं है। दरअसल वो कह रहे हैं आप लोग चाहते नहीं है कि डायलॉग हो। नहीं हैदर साहब, ये मेरे भाई हैं, मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन ये हकायक बड़े वाजे हैं कि ये बजट इजलास हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस ये बात की कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। सारी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा, उसको भी गैर संजीदा लिया गया, क्योंकि जो खान साहब का वतीरा है, खान साहब किसी पर डिपेंड नहीं करते, ये हिम्मत करते, ये जुर्रत करते, ये इस इलेक्शन का जो रिजल्ट था 8 फरवरी का, ये पीपल पार्टी के साथ मिलते या किसी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते, क्योंकि नियाजी साहब अंदर थे, उनको किसी पर इत्मीनान नहीं है और वो अपने पांव पर खड़ा होना उन्होंने सीखा नहीं। जब पिछली गवर्नमेंट थी उस वक्त भी इनका कोरम कोई और पूरा करवाया करता था कि हम एक पिच पे हैं, एक पिच पे हैं। और अब ये जिनको न्यूट्रल कहते थे, फिर कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, फिर ये कहते थे कि चौकीदार चोर बन गया। अब ये अपने अल्फाज पर ही नजरसानी फरमाएं कि वो उस वक्त ठीक कहते थे या आज ठीक कहते हैं। आज जो मीडिया टाक है, जो अलीमा बीबी की है, या मैं समझता हूँ इनके स्पोक पर्सन हैं, या मतलब कोहर साहब हैं, या उमर अयूब साहब हैं, उनके अल्फाज क्या हैं कि जनाब हम तो मिन्नत करना चाहते हैं, हम तो डायलॉग करना है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि डायलॉग हो। नहीं भाई, डायलॉग तो गवर्नमेंट से होती है ना, अपोजिशन के। ये कहते हैं कि हमने गेट नंबर 4 के बाहर बैठना है, वो कह रहे हैं आप लोग लेजिटिमेट नहीं है, वो कहते हैं आप लोग लेजिटिमेट नहीं है, हम आपसे किस तरह डायलॉग करें। चलो अच्छी बात है भाई, अगर हमसे नहीं करने तो सीधी बात करें ना कि हमारा कोई नजरिया नहीं, हम गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो जाएं, फिर 2 नंबरी तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर यू टर्न के बादशाह जो हैं वो हमेशा बादशाह ही यू टर्न के थे, लेकिन यू टर्न लेना मैं समझता हूँ कि ये वो अच्छा सियासतदानों का वतीरा नहीं होता। और अवाम को बरगलाना, आज खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो बन्नू में इन लोगों ने किया, ये एक्सपोज हो गए हैं। चले राना साहब मेरे पास मैंने अगली स्टोरी की तरफ बढ़ना है, राना साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा। तंजीमों के सामने खड़े हो जाए, ये थे जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, ये तो शायद गंडापुरी साहब उनके नमाज़े जनाजा में डरते नहीं चाहते कि उनकी टेलीफोन कॉल ना आ जाए, लिहाजा ये दहशतगर्दों को सपोर्ट भी करते हैं, उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, और आज के इन हालात के जिम्मेदार भी यही हैं। चले राना साहब मुझे अगली स्टोरी की तरफ बढ़ना है। अजहर सिद्दीक साहब, एक तो ये जो नैरेटिव की तब्दीली है ये डिस्कस हो रही है कि एक अचानक इतना बड़ा शिफ्ट किस तरह आ गया नैरेटिव के अंदर। सेकेंडली, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स अचानक क्यों बातें करना शुरू हो गए हैं कि नवंबर दिसंबर के बाद चीज़ें आपके फेवर में होंगी, इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी जाए। ऐसा एकदम क्या हुआ है जिससे आप लोगों को लगता है कि नवंबर दिसंबर के बाद आप लोगों के लिए चीज़ें कंफर्टेबल हो जाएंगी और इलेक्शंस जो हैं वो बहुत करीब है? बहुत शुक्रिया। क्या बड़ा मुश्किल है, आपको पता है ना, सियासी बयानियां, यानी हम किसी अदालत में तो नहीं बैठे ना। आपको याद है कुरान मजीद पे हलफ भी कहा जाता था। मैं नहीं उन बातों की तरफ पढ़ना चाहता, मैं इन चीजों, यानी ये बात जब कहने को कुछ ना हो ना, 9 मई यू टर्न, ये तो हैरानकुन बात है भाई यार। अगर वाकई तुम लोग मुल्क के साथ सीरियस हो, ये यू टर्न क्या चीज होती है? ये सीरियसनेस है भाई। सियासत क्या नवाज ने रोग आर्मी नहीं कहा? आज हम सिरिल अल्मेडा भूल गए, हम आज गुलभूषण यादव भूल गए, मोदी का जो यार है, गद्दार है। अगर इस तरह की बातें करनी है, अपना वो बैठकर जहाजों से नंगी तस्वीरें किसकी फेंका करते थे, आज तो हाथों में लाकर चल रहे हैं ना। और ये छोड़ दे यार, खुदा रहा यार, मिसाके जमहूरियत किया आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, आज बैठ के लोटों की सियासत जो करते हो, जो बैठ के करते हो कि जनाब अपना डिफेक्शन में ले आए, वफादारियां तब्दील करें, उसको सपोर्ट कर रहे हो, वो किसकी बात कर रहे हैं यार? ये तो मैं, हाँ, जो जुबानी नहीं, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें हैं, इसको सीरियस कैसे लेना है?
आप अगर वाकई सीरियस है इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, भाई यानी मेरे भाई अरशद ने बताया कि जनाब वो बुलाया था, अच्छा वो कह रहे थे मिसाके मईशत में ले आए, मिसाके मईशत में हम बेवकूफ है कि तुम जो मुल्क डबो रहे हो वो बैठ कर तुमने और है क्या तुम्हारे पास करने के लिए, करने का अगर इतने आप सीरियस होते ना तो ये मिसाके मशीयत अगर करना था ना उसका तरीकाकार कुछ और था, उसके लिए तो औरंगजेब लेके आए ना, IMF की बड़ी बातें कहते थे, IMF को हाथ पांव काट के किसने दिए। चलें ये तो अलग चीज होगी ना अजहर साहब। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये जो बातें कर रही है पहले इलेक्शन अर्ली इलेक्शंस की, नवंबर दिसंबर के बाद चेंजेस की, ये किधर से वाइब्स आपको आना शुरू हुई है कि नवंबर दिसंबर के बाद आप लोगों के लिए माहौल साजगार हो जाएगा? सुने मैं एक बात बता दूं, ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये प्रोजेक्शन डेटेड है, यानी अगस्त सितंबर में फॉर्म 45 और 47 जिसको रोक के कर रहे हैं, पहले ऑर्डिनेंस लेके आना, यानी आप अंदाजा लगाएं यार थोड़ी सी शर्म और हया होती है कि खुद बैठ के तय किया कि जजेस आएंगे हाई कोर्टों के, अब रिटायर्ड जजेस लगाने, मैं नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला हुआ है, उसके बाद उस पार्लियामेंट में बैठ के तब्दील कर, अगर इसका इतलाक होना तो डर और खौफ किस बात का इन्हें, अच्छा फिर आ जाए इमरान से डर इतना जेल से बाहर ना आ जाए, नया तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए 14 दिन से रिमांड 40 दिन का कर दिया, जो झूठे मुकदमे दर्ज करे 5 साल से 2 साल कर दिया, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। हम अगस्त सितंबर के अंदर हमें फॉर्म 45-47 का लग रहा है, इन्होंने आगे चलने नहीं देना, कैसे क्या करेंगे ये आगे, अगर ये हालात सामने आ गए, इन्होंने उसके मंतकी अंजाम की तरफ जाए, कोई हुकूमत डिसॉल्व करने की तरफ जाएंगे, नवंबर तक हम देख रहे हैं कि इस लड़ाई का जो कोई ना कोई मंतकी अंजाम पहुंच जाना है, तो हमारा जो अभी प्रोजेक्टेड डेट है उस प्रोजेक्टेड डेट को सामने रख के हम कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन इन्होंने नहीं मारना, आज 45-47 से नोट कर ले मेरी बात, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि फॉर्म 45-47 का अगर भंडौरा बॉक्स खुल गया और ये सारा कुछ सामने आ गया, तो यानी मैं नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी के सारे कहते हैं कि 17 सीटें थी और ले गए, और इनके बड़े बड़े लीडर्स, मैं उनमें नहीं, हर एक ने ये कहा है, तो उसके बाद क्या रह जाएगी, अक्सरियत हमारी होगी। लेकिन अगर ये मानेंगे नहीं, अगर अजहर साहब ये मानेंगे नहीं, फिर नवंबर दिसंबर में क्या होगा? देखिए फिर इसीलिए तो डिमांड कर रहे हैं भाई, इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं ना, इसी तो कह रहे हैं कि छोड़ें, अगर आप इन झगड़ों में पड़ना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आज ही आ जाए नवंबर, इसलिए कह रहा कि हमारी चीजें सारी खुल के सामने आ जाएंगी, एक एक चीज सामने आएगी, आए अदालतों को इन्हें तो चाहिए कि ये जो बातें करते हैं ना कि ट्रायल भी ये कहे ना फॉर्म 45-47 का डे टू डे हियरिंग करे ना और बैठकर डिसाइड करें, ये तो बड़ी जेन्युइन डिमांड होनी चाहिए इनकी कि बिल्कुल ये वाला मामला लटकना नहीं चाहिए, और डर और खौफ किस बात का है, रिटायर्ड जजेस अपनी मर्जी के क्यों भाई, और अब क्या रह गया इनके पास, आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा कि वो इत्तेफाक जजेस सुप्रीम कोर्ट में, पहले नहीं ख्याल आया छुट्टियों में, पहले यानी पिछले 1 साल से जस्टिस काजी भाई साहब के नीचे जितने केसेस बढ़ रहे थे वो क्यों नहीं आपको ख्याल आया कि छुट्टियों में बैठकर जजेस लगाने हैं ढाक, क्या मकसद है, हाई कोर्टों में जो पूरे पाकिस्तान में हाई कोर्ट है 26 जजेस तो लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, वो जजेस क्या वो तादाद पूरी कर ली जो सुप्रीम कोर्ट में आए? अजहर साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन मैं इन सारी चीजों से मुझे जो नून लीग वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपने कारकुनान को तसल्ली देने के लिए बातें हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर ये लोग फॉर्म 45-47 का पेंडोरा बॉक्स जिस तरह आपने कहा ट्रिब्यूनल्स के फैसले आते हैं, आपके हक में भी आ जाते हैं, आप कहते हैं ये तस्लीम नहीं करेंगे, ये फिर भी क्यों गिराएंगे गवर्नमेंट? देखिए उसकी एक बुनियादी वजह समझ आएगा, आपको पता है कि ये पहले जब हमने वक्त से पहले असम्बलियां तहलील की, इन्होंने अपने एजेंटों के जरिए निगरान हुकूमतों पे कब्जा किया, हर एक को पता था मोहसिन नकवी किन का आदमी है, फिर मोहसिन नकवी आकर यहाँ निगरान हुकूमतें 90 दिन में इलेक्शन होने थे, नहीं कराए इन्होंने, कौमी असेंबली के इलेक्शन 90 दिनों में नहीं कराए, ये देखे ना ये हालात और वाकयात क्या है। सर वही तो बात है ना, अगर तब कुछ नहीं हुआ तो अब ये क्यों करेंगे, अब तो फिर गवर्नमेंट मिल गई ना इनको, उसकी वजह क्या है, वजह बताएंगे ना, ये एक बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए जी हम चले गए 1 साल के लिए, टेक्नोक्रेट आ गए, वैसे तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाने की बातें हो रही हैं, निगरान हुकूमतें थी, उन्होंने करना था वो कर नहीं सके, हमने बड़ी कोशिश की, ठीक हो गया, यानी ये फिर आप लोग अपनी असेसमेंट्स और समहाउ थोड़े मफरूजों की बुनियाद पर आप ये बातें कर रहे हैं। कादिर खान बंदूखेल साहब, आपको अब अजहर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद लगता है कि ये जो तहरीक इंसाफ के लीडर्स बातें कर रहे थे गुज़िश्ता चंद रोज से कि नवंबर दिसंबर के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हमारे हक में ट्रिब्यूनल्स के फैसले आने के हमें चांसेस है, क्योंकि जब फॉर्म 45-47 खुलेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको लगता है कि ये जो अर्ली इलेक्शंस की बातें हो रही हैं इसमें कुछ सीरियसनेस नहीं है, ऐसा होने नहीं जा रहा? देखिए पहले तो मैंने आपको जिक्र कर चुका, उमर अयूब साहब इमरान खान साहब से मिलने के बाद आके मीडिया में बाकायदा आर्मी चीफ जो कल तक ये गालियों से नवाजते थे
और बांग्लादेश से मुमासलत कराते थे। सिपा सालार आसिम मुनीर साहब जो है ना वो हमारे और सिपा सालार और फौज के दरमियान जो है ना वो हुकूमत गलतफहमी पैदा कर रही है। तो ये तो एक बड़ी चेंज है, यू टर्न, ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम गाली गलोच से तो अगले बच गए। दूसरी बात ये कि अजहर सिद्दीकी साहब की जगह कोई और शख्स होता और वो जो भी बातें करता तो मुझे अफसोस नहीं होता। एक वकील है, इनको कानून भी पता है, आइन भी पता है, उसके बावजूद आवाम को गुमराह करने के लिए जो ये बातें कर रहे हैं वो इनको ज़ेब नहीं देती। इनको अच्छी तरह पता है कि रिटायर्ड जजेस का फैसला चीफ जस्टिस और उनके कोलीग जजेस ने किया है और वो आइन का आर्टिकल 182 के तहत बाकायदा आइन में ऑप्शन है। मैंने मुखालफत की इस वजह से नहीं कि 182 का इख्तियार नहीं है, बिल्कुल है। मैंने मुखालफत ये की कि आप हाई कोर्ट से ले ले जजेस, आप आर्टिकल 177 के मुताबिक जिस वकील की 15 साल एक्सपीरियंस तो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकता है, लेकिन उनकी मर्जी एक चीज। लेकिन ये बात नहीं कि उसने कोई गैर आईनी काम किए, कोई गैर कानूनी काम किए। ऑप्शन मौजूद है 177 के बजाय 182 के, उसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। आखिरी में नोटिफिकेशन जाके एक फॉर्मेलिटीज है जो कि सदर पाकिस्तान ने और वजारत कानून ने इशू करना होता, इसके अलावा कोई काम नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि ये फॉर्म 45-43 में ये फिट गया। फिट इस वजह से कहे, अभी पिछले महीने की बाजवड़ की जो इलेक्शन हुआ जहां इनका गढ़ 11 साल से हुकूमत था, इनका कैंडिडेट चौथे नंबर पे आ गया। इससे पहले ज़मीनी इंतखाबात में मुल्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 180 वोटों से जीता था, रीकाउंटिंग हो गई, 326 हो गए, और फिर उसके बाद जब वो सीट छोड़ के सेनेट में चले गए, उसका बेटा कासिम गिलानी इलेक्शन लड़ा तो 35,000 वोटों से जीता है। लाओ ना फॉर्म 45 दिखा दो, उसको भी छोड़िए। अली वजीर जो पीटीएम का रहनुमा है वजीरिस्तान में, ये बता दे पीटीआई का फॉर्म 45, उसके मुकाबले में तो इमरान खान साहब भी नहीं जीत सकता है, इनका आम आदमी तो छोड़िए। फिर इसी तरह जो ना उसके साथ जो वो है मोहसन दावड़ साहब है, बताए ना उसका फॉर्म 45, उसको भी छोड़िए। फिर आप आइए जो बातें आप कर रहे हो उसके हवाले से कि यानी आपको लगता है कि गवर्नमेंट 5 साल मुकम्मल करेगी। टेक्निकल बात सुन ले, टेक्निकल बात सुन ले, टेक्निकल बात सुन ले, उस पर भी जवाब देता हूं आपको। टेक्निकल बात ये है, अजहर सिद्दीकी साहब को एज ए वकील अच्छी तरह पता है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी बॉडी है और इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमीशन वो इमरान खान साहब की मशवरत से लगाया गया है। सही। उसके बाद अगर ये आज इलेक्शन तोड़ेंगे तो बोलेंगे ये पूरे इलेक्शन कमीशन खत्म करो, ये फौज को हटाओ, ये जजेस को हटाओ, ये फलां को हटाओ, ये इनके 200 मुतालबे होंगे जो कि न मानने वाले नहीं है। और फिर इनकी ख्वाहिश पे क्यों करेंगे? जब 2018 में आरटीआई सिस्टम बिठा के इनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए तो इलेक्शन क्यों नहीं कराया आपने? मैं इस इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद करता हूं। मेरे इलेक्शन में एक मुखबर खास मुस्तफा कमाल जो 7वें नंबर पे था उठा के पहले नंबर पे कर दिए। इलेक्शन कमीशन में मेरे सारे 25-30 हजार बैलेट पेपर मेरे हाथ में इस वक्त में मौजूद है। मैंने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दाखिल की है, बाकायदा वीडियो समेत सारे। आज तक इलेक्शन कमीशन आप भी चले जाए ना, आज तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चली गई है, आप भी उनके साथ चले जाएं। मैं तो जा चुका हूं, पहले इलेक्शन कमीशन में भी चुका हूं और मेरे हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। 5 तारीख को 6 तारीख को 2 पिटीशनें लगी हुई है। सवाल ये सिर्फ आवाम को गुमराह कर रहे हैं, टॉक शो में सिर्फ इमरान खान को बेवकूफ बना रहे हैं। इधर जाके एक उनका नुमाइंदा कल को टाई पेट के बैठा हुआ था, 8 KD नंबर 804 लिखा हुआ है। भाई इस चीजों से आपका रिहा होगा। वो वहां पे कौमी असेंबली की एयर कंडीशन लॉबी में खाना खा के नमाज पढ़ के 3 बजे से लेके 7 बजे तक बैठेंगे, ये हड़ताल है। उसके बाद हाई टी करेंगे ये। और मुझे बता दो, ये जमात इस्लामी ने धरना कर दिए, किसने परमिशन दी है? पिछले 2 महीने पहले कराची में मौलाना फजल अहमद साहब की पार्टी ने यहाँ जुलूस निकाला, किसने परमिशन दी है? और इसका इनका शेर अफजल मरवत जो मोटरसाइकिल पे जाके पूरा पाकिस्तान में जलसे जुलूस कर दिए, तो सारे छुपे हुए थे जो आजकल आपको नजर आ रहा है, उसको किसने परमिशन दी है? ठीक हो गया, चले सिर्फ ये कचेरी खेल रहे। ठीक हो गया कादिर साहब, मुझे मुख्तसर सा ठीक हो गया, मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहना चाहिएगा स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना मोहम्मद अरशद साहब, अजहर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि अब जब फॉर्म 45 के हवाले से पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, आप लोगों के ऊपर प्रेशर ही इतना होगा कि आप लोग हुकूमत डिसॉल्व कर देंगे और
फिर आगे इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। इसलिए तहरीक इंसाफ को लगता है कि आने वाले 5-6 माह के बाद हुकूमत जो है वो तब्दील हो सकती है, नए इंतखाबात हो सकते हैं। एक तो मुझे इसका जवाब दे दें, दूसरा आप लोग अब पार्लियामेंट में लेकर जा रहे हैं, करारदाद मूव करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मखसूस नशिस्तों को लेकर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अदर सदीक साहब क्योंकि मेरे भाई हैं और वकील हैं, ज़ाहिर है लैर्स का काम होता है दलाइल देना, बात करना, डिस्कशन करना। ये 45 फार्म को हकीकत में ये इसी टोले ने प्रिंट करवाया था हजारों में। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में ये जाली 45 फार्म इन लोगों ने फिल किए और उस पर कुछ 47 इन्होंने बनाए। इनको खौफ क्यों है? ये अभी 5-6 महीने का वेट क्यों करते हैं? ये अभी अदम एतमाद मूव करें जिस तरह हम नहीं, वो अदम एतमाद की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जिस वक्त ट्रिब्यूनल से फैसले आएंगे आप लोग तो खैर उनको तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन प्रेशर आप लोगों पर होगा, आप लोग खुद डिसॉल्व करेंगे असेंबली में। मैंने अर्ज किया, मैंने ये बात सुनी, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि हम तो असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे। ये इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये अभी विद इन 24 आवर्स ये मूवमेंट करें, ये अदम एतमाद की तहरीक मूव करें और ये कैंडिडेट बन जाए और हमें कोई इतराज नहीं। जो हमारे साथ इत्तेहादी हैं उनको लेकर आकर गवर्नमेंट संभाल ले, क्योंकि 2017 में यानी आप लोगों के हाथ खड़े हैं अब गवर्नमेंट से, हाथ खड़े हैं राणा साहब आप लोगों के। 2017 में 65 रुपए पेट्रोल और डीजल था। आज के हालात का जिम्मेदार यही टोला है जिन्होंने 4 साल बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। इन्होंने 11 गुना कर्जे लिए सही और उसके बाद पाकिस्तान को हालते जंग में। ठीक है राणा साहब, अब मेरे पास वक्त कम है, मैंने बाकी मेहमानों को भी शामिल करना है। मुझे अब ये बता दें फेस करेंगे राणा साहब। और दूसरा ये है कि आइन के मुताबिक हमने रिव्यू में गए हैं, हम इसको बिल्कुल असेंबली में भी लेकर जाएंगे। और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी कोई करारदाद पास करवाने जा रहे हैं? और मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, बात है जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू। री राइट करने का अख्तियार नहीं है, तशरीह करने का अख्तियार है। नया कानून बनाना आपके आइन के मुताबिक आपकी पार्लियामेंट का अख्तियार है और ये अपनी मर्जी से जिसको मर्जी सीटें देते जाए। ये आपके आइन में है कि जब कोई इलेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वो विद इन 3 डेज चले ठीक हो गया, ज्वाइन करता है, ठीक हो गया। यानी 15 दिन में, तो 15 दिन का कानून तो बना देना। हम तो कानून को फॉलो करेंगे, तमाम जजेस का एहतराम करते हैं। लेकिन ये जो चूचू का मुरब्बा बन गया ना, जो ये सरहदों पर अफवाज करने वालों को भी तस्दीक करते हैं और ये जो जजेस इनके बात मानने वेल डन, अदरवाइज उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे ले आते हैं। अदरवाइज तो ये भी कहा जाता है कि अब आनी हाथों से निपटा जाएगा। राणा साहब मैं कहता हूं जो कानून को तोड़ेगा, मैं तोड़ूं या आप तोड़ें, तो बिल्कुल चले मतलब यही मुझे अजहर सिद्दीक साहब की तरफ जाना। राणा साहब, अजहर सिद्दीक साहब, एक तो ये वो कह रहे हैं कि अब हम पार्लियामेंट में जाएंगे, 30 जुलाई को उन्होंने इजलास तलब कर लिया पार्लियामेंट का और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद भी वहां पर मंजूर कराई जाएगी। आपके ख्याल में उस फैसले के बाद इस करारदाद की अहमियत क्या होगी और तहरीक इंसाफ इसको कैसे देख रही है? अच्छा जी, पहले तो मैं एक बात अर्ज कर दूं आपके सामने, जो समझने वाली बात है। जी सर, समझने वाली बात को समझिएगा। पहले तो मैं वो कादर मंदू खाल साहब की बात भी सुन रहा था। वो मेरा ख्याल है वो आइन जरा समझना मुश्किल काम है, हर वकील को भी समझ नहीं आता। वो मुझे पढ़ाने जा रहे गुफ्तगू किया करें। अब ये जात के हवाले से क्या बुरी आदत पड़ गई है, यानी उनके पास आर्गुमेंट कोई नहीं है ना कहने के लिए। कौन से केस में जरा बता दें कि कौन सा बड़ा केस है जिस आईनी केस में वो आज किसी अदालत में पेश हुआ। दूसरा जो मेरा भाई अरशद साहब है ना, वो आईने पाकिस्तान 1973 जो है ना अंग्रेजी में है, मेरी भी अंग्रेजी कमजोर है, वो उर्दू, फारसी, हिंदी, पंजाबी वगैरह में सारे हम लोगों को पढ़ के आना चाहिए। फिर बात वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। अच्छा चले मैं बता रहा था री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, जब हमजा शरीफ का हलफ नहीं था, तो हलफ लेना होता है वो गवर्नर ले रहा था। फिर क्या किया था, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया था कि नहीं स्पीकर से ले लें। हमने उसको री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा, वो इंटरप्रिटेशन है, आप खाली चीजें नहीं छोड़ सकते हैं, कोर्ट का काम यही करना है। कोर्ट ने कहा नहीं वो हलफ नहीं जरा इससे लेना, हमने नहीं ये कहा री राइट, हम नहीं कहते, लेकिन री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है, ये नहीं होता। और अगली बात बड़ी सिंपल सी बात है, मेरा एक घर है, मैं यही मिसाल देता हूँ हर प्रोग्राम में, जो बता रहे हैं हमें कि जनाब मेरा DHA में घर है, मैंने किराए पे चले आपको दे दिया राज साहब,
और आपने एक कमरा लिया, आप बैठ के, एक प्रोड्यूसर आपका आया, उसने भी कमरा ले लिया, आपने कुछ जाली कागज बना के आप सिविल कोर्ट चले गए, वो सेशन चला गया, लड़ाई जो थी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, आप भी वो भी मालिक, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी दोनों मालिक लाए सबूत, जब लाए उन्होंने कहा ये तो सबूत नहीं, उन्होंने डीएचए को बुलाया, डीएचए वाले आ गए, उन्होंने कहा ये सबूत अजहर सिद्दीक है। अब अजहर सिद्दीक तो कहीं नहीं आया, किसी कोर्ट में नहीं गया, तो आपका ख्याल है इनको दे देगी? ना 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 ना, वो अजहर सिद्दीक को मिलेगा। तो इसलिए ये जो सीटें हैं ना, जो फॉर्म 45 और 47 को एक तरफ रखकर जब इलेक्शन सिंबल ले लिया, फॉर्म अब किसी के पास ये हक है कि मेरे पास तो फिंगर टिप्स में है ना, जब सिंबल ले लिया आपने, फॉर्म 33 में कहा गया पीटीआई लिखने दे, पीटीआई ने लिखने दिया, और इलेक्शन कमीशन बुरी तरह फंस गया। 39 लोग तो वो थे कि जिनका देखे ना नॉमिनेशन पे इंपॉर्टेंस होगी। करारदाद की क्या हैसियत होती है, कागज का एक टुकड़ा होता है, यानी अगर इतनी हिम्मत है जाएं जाकर आइन में तरमीम करें, जाकर वो आइन में तरमीम एडहॉक जजेस और इस तरह के कराना चाहते हैं, जजेस की मुद्दत म्याद बढ़ाना चाहते हैं, आर्टिकल 6 में ये मार्शल लॉ लगाने की राह हमवार करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आर्टिकल 17 में किसी पार्टी को अगर बैन करना हो तो ये तरीकाकार ना, ये कोई बहुत बड़े गड़े खोदना चाहते हैं। इनका मकसद ये नहीं है, इनका मकसद क्या है, बड़े सादा लफ्जों में बता दूं, इन्होंने ये इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाना है। कोई सीरियस गुफ्तगू हो ना, फिर बात किया। चले, मेरे पास वक्त कम है। कादिर खान मंदोखिल साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अजहर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू को? सर, अजहर सिद्दीक साहब को मैं ये मशवरा दूंगा, पंजाबी में आइन का आर्टिकल 182 पढ़ ले, वहां एडहॉक जजेस का बाकायदा मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट एडहॉक जजेस ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि असम्बली के पास आर्टिकल 239 के तहत अमेंडमेंट का इख्तियार है, जजेस के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन का रूल्स है, ये बताता है कि 3 दिन के अंदर आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया है, तो यकीनन असम्बली के पास इख्तियार है कि वो इसके ऊपर कोई करारदाद लाए। ठीक है, करारदाद की कोई कानूनी कोई हैसियत तो नहीं है, मगर करारदाद इस बात की भी निशानदेही करता है कि आवाम के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने किसी फैसले के खिलाफ इस तरह करारदाद लाया और उस फैसले की मजम्मत की है। फैसला जरूर आर्टिकल 190 के तहत तमाम अदालतों के ऊपर बाइंडिंग है रिव्यू के बाद, मगर भुट्टो साहब के मुकदमे की तरह ऐसा ना हो कि 45 साल बाद फिर इसी फैसले को जो है ना कोई और खुद सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कोई बेंच जो है ना उसकी इस तरह तस्दीक कर दे और इस तरह कहे कि बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। कादिर खान मंदोखिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अजहर सिद्दीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना मोहम्मद अरशद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।